चलो देखो सब लोग, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। और इसमें मैंने आपको बताया था वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। पहले तो ये बताया था, याद है? मैंने कहा था बेटा जैसे कोई कोई किसी कंपनी का शेयर 1,000 रुपए का बिक रहा है, लोग उसको खरीद बेच रहे हैं। किसी का शेयर 1 लाख का है, उसकी भी ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब वो प्राइस पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है। तो कैसे डिसाइड होता है कौन सा शेयर, कौन सा इक्विटी शेयर, कौन सा प्रेफरेंस शेयर, कौन सा डिवेंचर किस प्राइस पे खरीदा जाएगा और किस पे बेचा जाएगा, क्या जेन्युइन प्राइस होना चाहिए, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस चैप्टर से, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज चैप्टर से। ये चैप्टर मैंने लिखवाया था पहले ही। ये पार्ट है किसका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का पार्ट है। और सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था इक्विटी की कॉस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इसमें आपने लिखा था बेटा एक तो लिखा था व्हेन डिविडेंड इज कांस्टेंट एंड डेफिनेट टाइम पीरियड, मतलब आपने केवल एक सिचुएशन करी थी और इस पे एक क्वेश्चन भी हमने किया था। चलिए अब आज आगे लिखिए जरा कंसेप्ट नंबर 5 या सिचुएशन 2 लिखो। लिखिए सिचुएशन 2। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर when there is variable dividend and definite time period. Definite time period. लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन इज डन in the same manner as done in situation 1. But now dividend will not be constant, it will be variable. It will be variable. ठीक है, आगे देखो बेटा। अब ये बताओ, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें डिविडेंड हम लोग का 5 रुपीज था, कांस्टेंट था, अगर आपको याद हो तो यहां पे हमने लिया था कि डिविडेंड कांस्टेंट है और इक्विटी शेयर की लाइफ डेफिनेट है, तो कैसे काम होगा, तो हमने निकाल लिया था। अब हम करने जा रहे हैं डिविडेंड वेरिएबल है लेकिन इक्विटी शेयर की लाइफ कांस्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब बच्चे, अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, आ गया था कितना? 63.23। ठीक, अच्छा डेसिमल के बाद कितने डिजिट लिए और चौथे से राउंड ऑफ किया था तीसरे को, तब तो आना चाहिए था। चलो मैं करवा देता हूं, देखो जिसका नहीं हुआ है देखो क्वेश्चन पढ़ो बेटा। Mr. Krishna wants to buy shares of B Limited. He intends to hold those shares for 6 years. मिस्टर कृष्णा किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, उसको कितने दिन अपने पास रखेंगे? 6 साल तक। एंड टू रिसीव डिविडेंड 5, 3, 4, 4, 2, 9 एंड 8 पर शेयर, हर साल इनको इस तरह से डिविडेंड मिलेगा।
कहता है अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन ही कैन सेल दी शेयर आफ्टर 6 ईयर एट 85 रुपीज, रेट ऑफ रिटर्न 12% का है। तो हम लोग करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखेंगे करंट मार्केट प्राइस और P0 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, ये होगा बेटा फर्स्ट ईयर 5 का डिविडेंड है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 1, फिर 3 का है 1 प्लस 0.12 की पावर 2, फिर 4 का है 1 प्लस 0.12 की पावर में 3, उसके बाद 2 का है बेटा 1 प्लस 0.12 की पावर में 4, फिर 9 है 1 प्लस 0.12 की पावर में 5, सही है, 5 3 4 4 2 9, 5 3 4, ये वाला 4 होगा ना, ये 4 होगा, फिर 2 9, बेटा ये 4 दो बार टाइप हो गया है, 4 एक ही बार है, 5 3 4, ये 7 जा रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 यहां तक हो रहा है ना, इसीलिए आंसर नहीं मैच कर रहा है। 4 दो बार लिया होगा ना, ठीक है, तो एक ही बार 4 लेना है, तो अब ये हो जाएगा 5 3 4 2 9 8, 5 3 4 और ये हो जाएगा 2 9 और 8, 2 9 8, इसीलिए डिफरेंस आ रहा था। और लास्ट में 85 का बेच देंगे, तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो 5 इंटू 0.893, 3 इंटू 0.797, 4 इंटू 0.712, 2 इंटू 0.636, 9 इंटू 0.567, 8 इंटू 0.507 और 85 इंटू 0.507 अगेन, और अब आना चाहिए 63.23। चेक कर लो, आ रहा है? पहला बताओ बेटा 4.465, फिर 2.391, अगला 848, फिर बेटा 272, अगला 5.103, 4.056, 43.097। तो ये निकल के आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू। दो केस कर लिया हम लोगों ने इक्विटी शेयर पे, अब करेंगे तीसरा। चलो लिखो सिचुएशन नंबर 3, इसका नाम है बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ब्रैकेट में लिखना हैविंग कांस्टेंट डिविडेंड but indefinite or perpetual life। परपेचुअल लाइफ का क्या मतलब हुआ बेटा, कौन बताएगा? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, उस दिन मैंने बताया था एमआरएफ का शेयर कितने का चल रहा था, 1.5 लाख के आसपास। तो मैंने क्या कहा था, जो एक बार खरीदेगा उसको होल्ड करेगा, और पहले क्या पढ़ा था, जो शेयर खरीदेगा वो उसको आगे चल के बेच देगा कुछ दिन में, ठीक है।
तो अब इन शेयर का क्या होगा, तो निकलेगा तो प्रेजेंट वैल्यू वैसे ही लिखिएगा, जरा एक लाइन इसमें लिखिए, इन दिस केस equal amount of dividend will be received by investor perpetual. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इन्वेस्टर in this case will not sell his share, और प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकलेगी जैसे हमने पहले निकाला था। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग देखेंगे कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे सभी बच्चे आ जाओ। ये देखो क्या लिखा है 3 में, लिखा है मिस्टर विष्णु वांट्स टू बाई शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ही इंटेंड्स टू होल्ड दो शेयर्स फॉर एवर। मिस्टर बी एक शेयर खरीद के उसको होल्ड करना चाहते हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए। ही एक्सपेक्ट टू रिसीव डिविडेंड 5 रुपीज एवरी ईयर, हर साल डिविडेंड कितने का आएगा बेटा, 5 रुपए का। उनका रिक्वायर्ड रेट कितना है, 12% का करंट मार्केट प्राइस निकालना है। बताओ अब कैसे सिखाया था, आप लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू और P0 और करंट मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 2, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर में 3, अप टू इन्फिनाइट, अप टू इन्फिनाइट। अब कौन बताएगा इसका आंसर कैसे आएगा, जीपी से आएगा। लेकिन बार बार जीपी नहीं लगाएंगे, इसीलिए पहले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया था। जब जीपी बताई थी तो एक कंक्लूजन निकाला था, हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर दो, ये देख लो। चलो एक बार मैं दिखा देता हूं, लेकिन बेटा वो रिवाइज करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। जब जीपी लगाई थी तो मैंने आखिरी में लिखवाया था ना, इन एग्जाम वी विल डू लाइक दिस। बस ये देखो, ये ऐसे पहले तो ये सवाल जीपी से किया था, तो जीपी से करते 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 ये आ ही गया था। एक ट्रिक भी बताई थी, एनुअल कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दो तब भी वही आंसर आता है। अब इनको हर साल कितना डिविडेंड मिल रहा है, 5 रुपए का, और रेट कितना है 12% का, डिवाइड कर दो तब भी वही आ जाएगा। समझ आए? तो जब एग्जाम में करेंगे बेटा तो ऐसे ही शॉर्टकट में करेंगे। तो अब ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.12, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट 7, और ये आ गया 41.67। $41.67। चलो नेक्स्ट। अच्छा अब इधर देखो जरा, कैसे कैसे कैलकुलेशन करी। पहले किया हम लोगों ने, सब बच्चे ध्यान से सुनना। पहले हमने किया जब इक्विटी का डिविडेंड कांस्टेंट है लेकिन उसकी लाइफ कैसी है, डेफिनेट, मतलब निश्चित है। फिर हमने किया जब इक्विटी का डिविडेंड वेरिएबल है लेकिन उसकी लाइफ कैसी है, निश्चित है, डेफिनेट है। फिर हमने करा डिविडेंड कांस्टेंट है लेकिन लाइफ कैसी हो गई। अब नोटिस करो बेटा, तीनों केस में क्या कॉमन है, देखो पहले केस में भी इक्विटी का डिविडेंड कांस्टेंट था और तीसरे केस में भी इक्विटी का डिविडेंड क्या था, कांस्टेंट था। बस दूसरे में क्या हुआ है, वेरिएबल हुआ है। ठीक है, अब
अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं सुनो, इसमें एक केस आप मेरे से ये भी पूछ सकते हो, फिर से एक बार देखिए सब बच्चे, बताओ पहले केस में क्या क्या है। यहां मैं इसकी समरी लिख रहा हूं, केस 1 की समरी बताओ क्या है। डिविडेंड कैसा है, कांस्टेंट है। फिर बताओ लाइफ कैसी है, डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब निश्चित, ठीक है, डेफिनेट का मतलब निश्चित। अच्छा अब बेटा दूसरे पे आ जाओ, डिविडेंड कैसा है, डिविडेंड है वेरिएबल, कैसा है, और लाइफ कैसी है, डेफिनेट मतलब निश्चित। अच्छा तीसरा जो आज किया बेटा, डिविडेंड कैसा है, इसी के नीचे लिख रहा हूं, डिविडेंड कैसा है, कांस्टेंट। जरा बताओ अब लाइफ कैसी है, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट, ठीक है। अब खुद से सोच के बताओ चौथा केस क्या बनना चाहिए, डिविडेंड कैसा होना चाहिए, वेरिएबल, और लाइफ कैसी होनी चाहिए, इनडेफिनेट। यही तो बनेगा ना चौथा, लाइफ होगी वेरिएबल, सॉरी इनडेफिनेट, ठीक है। लेकिन बेटा हम इसका आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे, हम ये मैं लिखवाने जा रहा हूं क्या, डिविडेंड हो गया वेरिएबल, डिविडेंड कैसा हो गया। अब वो ऐसे कह रहा है यहां 5 मिलेगा, यहां 4 मिलेगा, यहां 10 मिलेगा, यहां 15 मिलेगा, यहां 18 मिलेगा, ऐसे करके ये वेरिएबल हुआ और ये इनफाइनाइट तक मिलेगा। तो बेटा ये जीपी नहीं बनेगी ना, इनफाइनाइट टर्म की कैलकुलेशन कहां पॉसिबल है, जीपी में। जीपी कब बनेगी, जब रेशियो सेम हो। तो रेशियो सेम होगा नहीं, इसलिए उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। समझ आए, ये मैं लिखवाने जा रहा हूं, लिखिए नीचे लिखिए, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, if any equity share, if any equity share having variable dividend but perpetual life, in such a case equity share cannot be valued हम इक्विटी शेयर को वैल्यू नहीं कर पाएंगे वैल्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक अगला कंसेप्ट लिखो, तब वहां से समझ, अगली सिचुएशन होगी 4, हेडिंग लिखिए सिचुएशन 4। लिखिए वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ब्रैकेट में लिखिएगा having growing dividend and perpetual life, having growing dividend and perpetual life। लिखिए in such case dividend will grow at an equal rate up to perpetual, in this case investor will never sell his share
आगे लिखिएगा इन द गिवन केस प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ये हो जाएगा बेटा कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट। ऑलरेडी डन in time value of money, concept 8। ठीक है, अब जरा ये मैं रिवाइज करा दूं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का कंसेप्ट 8, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, ये था बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट 8। मैंने कहा था अगर कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमें जिसमें कैश फ्लो ग्रोइंग है, कैश फ्लो कैसे है, ग्रोइंग है, लेकिन वो है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब उसकी लाइफ कैसी है, इन्फिनिटी, और लेकिन कैश फ्लो कैसे हैं, ग्रोइंग, बढ़ रहे हैं। तो बेटा हम ऐसे निकालते हैं, ये देखो सब प्रूव करके आपको दिखाया था। एक मिनट जरा यहाँ स्क्रीन पे देख लो, फिर लगा लिया जाए। देखो यहाँ क्या था, मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू रिसीव 100 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ऑल्सो वॉन्ट्स हिज कैश फ्लो टू ग्रो एवरी ईयर बाई 5%। तो मैंने कैसे बताया था, पहले साल 100 रुपए मिलेगा, फिर 105, फिर उसमें 5% ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे होगा। और कहा था 10% से उनको डिस्काउंट करना है, प्रेजेंट वैल्यू बताओ। तो नीचे 10% से डिस्काउंट जब हम लोगों ने किया था, ये बन गई थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने इसका रेशियो निकाला था, जब हमने रेशियो निकाला था थर्ड और सेकंड टर्म का, तो वो रेशियो ये आया था। जब हमने रेशियो निकाला था सेकंड और फर्स्ट का, तब भी ये आया था, रेशियो सेम था। इसका मतलब ये क्या बन गई थी, जीपी। तो इसका फॉर्मूला क्या था, जीपी का फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फिर जब इससे सॉल्व किया था तो आखिरी में ये मिला था बेटा, आखिरी में आया था। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम 100 लिखते ऊपर कैश फ्लो, फिर नीचे लिखते डिस्काउंट रेट और ग्रोथ रेट का डिफरेंस, आंसर तब भी वही आता। तो मैंने कहा था एग्जाम में ऐसे करोगे। अब यही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होने जा रहा है। 2 मिनट फिर मेरी बात सुनोगे तब करोगे। अब देखो पहले केस में क्या क्या था, एनालाइज करा रहा हूं इसलिए सबकी कंसंट्रेशन चाहिए। पहले केस में क्या था, इक्विटी का डिविडेंड, इक्विटी का डिविडेंड और लाइव डेफिनेट। अब 2 मिनट मेरे साथ साथ सोचना, ये बताओ मैं आपसे बोलूं कि मेरी कंपनी का शेयर खरीद लो, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके पास 5 साल 4 साल के लिए पैसा है, उसके बाद आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो लाइफ भले उसकी आपके लिए लिमिटेड हो, लेकिन बेटा मैं कहूं उसका डिविडेंड कांस्टेंट होगा। डिविडेंड कैसा होगा, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं है। अरे मेरी कंपनी का डिविडेंड खरीदोगे, मैं कह रहा हूं 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा हमेशा इनफाइनाइट ईयर तक, ये खरीदना उचित है, सोचना। अरे महंगाई हर साल बढ़ रही है, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कांस्टेंट डिविडेंड मिले, प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसे, हम लोग के सवालों में होता है। बात समझ में आ रही है बेटा। लेकिन अगर ऐसा है तो कैसे निकलेगा, निकाल लिया। बोलो पहले केस में क्या क्या है, इक्विटी का डिविडेंड, बोलो इक्विटी का डिविडेंड कांस्टेंट है, लाइफ, ठीक है, लाइफ तक तो समझ में आता है, लेकिन डिविडेंड कांस्टेंट हो ये बात समझ में नहीं आती। आप कोई सा भी व्यापार करोगे तो पिछले साल से ज्यादा पैसा हमें अगले साल चाहिए ना बेटा, ठीक है। तो वैसे तो इन्वेस्टमेंट का भी रूल है। अच्छा अब दूसरे पे आ जाओ, सब बच्चे फोकस रहना। चलो बताओ दूसरे में क्या है, इक्विटी का डिविडेंड वेरिएबल और लाइफ डेफिनेट, ये तो लॉजिकल है। लेकिन डिविडेंड वेरिएबल हो ये थोड़ा सा ही लॉजिकल है। वेरिएबल का मतलब बढ़ना घटना, बढ़ना तो सबको अच्छा लगता है, घटना किसी को, कोई घटने के लिए थोड़े ना इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन घट भी जाता है इक्विटी शेयर का प्राइस, तो थोड़ा बहुत ये भी लॉजिकल है। पहला वाला तो पूरा ही लॉजिकल था। अच्छा अभी आओ तीसरी केस में क्या किया बताओ, इक्विटी का डिविडेंड और लाइफ। चलो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि किसी ने इक्विटी का शेयर खरीदा और उसको बेचा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लोगों के घरों में अभी भी होता है ना कि जो उनके पुराने लोग थे वो एक्सपायर हो गए, तो पता चला उनने कहीं पे शेयर सर्टिफिकेट संभाल के रखा हुआ है,
तो उनकी तो जिंदगी कट गई। आई बात समझ बेटा? तो ये तो हो सकता है कि डिविडेंड उसकी लाइफ इनफाइनाइट हो, लेकिन बेटा डिविडेंड कांस्टेंट हो, ये बात समझ में नहीं आती कि हर साल पैसा एक बराबर मिले। बोलो थोड़ा सा इलॉजिकल है कि नहीं? अच्छा, क्यों हम बार बार कांस्टेंट पे आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जीपी कब बनेगी? जब रेशियो सेम होगा। तो कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए बार बार हम किस पे जा रहे हैं? ठीक है, अब सुनो, इन सब से बढ़िया केस अब ये पढ़ने जा रहे हैं, जरा देखना। बताओ इक्विटी का डिविडेंड कैसा है? कैसा है बेटा? वेरिएबल तो है लेकिन ग्रो करेगा। वेरिएबल है लेकिन, तो ये ज्यादा लॉजिकल हुआ ना इन सभी में। और लाइफ कैसी है? तो होती ही इंडेफिनेट है। मतलब अब चाहे जैसे भी कर लो, ग्रोइंग हो तो डेफिनेट हो, ग्रोइंग हो तो इनडेफिनेट हो, ये सब में ज्यादा लॉजिकल है। बात समझ आई? अब देखो ग्रोइंग में क्या है यहां पे खास बात, सब बच्चे देखना। जैसे यहां पे ग्रोइंग का मतलब ये है, जैसे आपने मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा, मैंने आपको यहां डिविडेंड दिया 10 रुपए का। कितने का बेटा? अब मैंने कहा हर साल इसको 5% से बढ़ा देंगे। कितने से? तो इधर देखते जाओ, पहले साल 10 रुपए आपको मिला, तो इसी में प्लस 5%, तो ये आ गया 10.5 रुपए। अगले साल 10.5 मिलेगा, फिर इसी में 5% जोड़ दो, 10.5 प्लस 5%, तो मिलेगा 11 रुपए 2 पैसे। फिर इसमें 5% जोड़ दो, तो ये हो गया 11.57625। ऐसे होगा? एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। अब देखो बेटा, अब बताओ इक्विटी का डिविडेंड कैसा है? फिक्स्ड की वेरिएबल? लेकिन वेरिएबल तो है, लेकिन बेटा इसमें मैंने बोला कि हर साल 5% से बढ़ेगा ना, तो इसका रेशियो सेम आएगा। अब ये ज्यादा लॉजिकल हो गया, एक तो बढ़ रहा है, दूसरा इसका, और निकाल के देख लेते हैं। चलो इन दोनों का रेशियो मैं निकाल रहा हूं, यही देखो 11.57625 डिवाइडेड बाई 11.025। ये देखो 11.57625 डिवाइडेड बाई 11.025 कितना है? 1.05। ये वाला रेशियो आया बेटा। अब इन दोनों का निकालोगे तब भी वही आएगा, 11.025 डिवाइडेड बाई 10.5। ये देखो 11.025 डिवाइडेड बाई 10.5, वही आया 1.05 आया ना। तो अब बताओ, क्योंकि रेशियो सेम है तो जीपी बन गई, और लॉजिकल भी है। हर आदमी चाहता है कि तरक्की हो, समझ है? लेकिन छोटा सा ढूंढने में तो हर चीज में कमी मिलेगा, तो छोटी सी कमी इसमें भी है। इकोनॉमिक्स में याद करो, तुम लोग ऐसे पढ़ते थे, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज हो रहा है, आता नहीं था ये पॉइंट? तो यहां 5% से ही तरक्की होगी, तो हर आदमी चाहता है और एक्सिलरेट होना थोड़ा सा, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन तब भी उससे तो बढ़िया है कि इक्विटी का डिविडेंड हर साल ग्रो करेगा। समझ आई बात? तो यहां बेटा हम लोग ऐसे आंसर निकालते हैं। देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया, आप ऐसे निकालोगे। इसका डेरिवेशन कहां लिखा है? कंसेप्ट 8 में, पिछले वाले चैप्टर में। और यहां हम ऐसे निकालेंगे, कैश फ्लो को किससे निकालोगे? डिस्काउंट रेट और ग्रोथ रेट से डिफरेंस निकालोगे, तो ये निकल के आ जाएगा। ये देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जरा देखिएगा सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो क्या लिखा है। मिस्टर मोहन वॉन्ट्स टू बाई शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ही इंटेंड्स टू होल्ड दिस शेयर फॉर एवर, हमेशा के लिए रखेंगे। He expects to receive dividend 5 rupees per share in the next year, which will grow 4% forever. इसका मतलब हर साल की तरक्की कितनी है? 4%। और बेटा ये उसका रिक्वायर्ड रेट कितना है? 12% का। तो अब हम ऐसे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। डिटेल मेथड से करना चाहते हो, जैसे हमने किया था वहां जाके डिराइव कर सकते हो। शॉर्टकट में करोगे तो वैसे मैं देखो लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू और P0 और करंट मार्केट प्राइस, ये होगा पहले साल 5 रुपीज और डिस्काउंट रेट है 12% का। सेकेंड ईयर कितना मिलेगा कोई बताएगा? 4% से ग्रो होगा, 5 इंटू 1 प्लस 0.04। सेकेंड ईयर ये मिलेगा 1 प्लस 0.12 का स्क्वायर। थर्ड ईयर 5 इंटू 1 प्लस 0.04 की पावर में 2 और अपॉन 1 प्लस 0.12 का पावर 3। ऐसे करते करते जाएगा इनफिनिट तक। मुझको बताओ पहले ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई?
ठीक है, अब इसको सॉल्व करें क्यों जब ऑलरेडी डेरिवेट कर रखा है, आपके दिमाग में बैठाने के लिए कर लिया ऐसे। अब डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कैश फ्लो 5 रुपए का है, उसको डिवाइड कर दो डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, तो ये आ गया 62.50। ये फॉर्मूला लगा दिया। डन बेटा, चलो एक और करते हैं। अच्छा अब बताओ इक्विटी में क्या क्या केस किया, बोलो मुझे एक एक करके। पहला डिविडेंड कांस्टेंट है, लाइफ डेफिनेट है, शुरुआत से करते हैं। पहला, दूसरा कौन सा पढ़ा, वेरिएबल हो गया लाइफ, फिर तीसरा डिविडेंड कांस्टेंट है, लाइफ इनडेफिनेट, फिर अगला ग्रोथ रेट है और लाइफ परपेचुअल मतलब इनफाइनाइट है। अच्छा क्या संभव नहीं है कि डिविडेंड वेरिएबल हो जाए और लाइफ इनफाइनाइट हो जाए, तब जीपी बनेगी नहीं तो आंसर आएगा नहीं, तो वो हम क्या, तो बेटा यहां आके अपना इक्विटी शेयर निपट गया। मतलब इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन कैसे कैसे होगी, यही 4 प्रकार के इक्विटी शेयर मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, तो उसकी प्राइस कैसे निकलेगी ये हो गया। अच्छा मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, जरा सुनना। किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अच्छा चलो क्या बोला मैंने बेटा, किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बेटा इस पे हम लोग के लाइफ का प्रिंसिपल लगता है, क्या है, हाँ अपने जीवन में सब कोई उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है जिससे स्वार्थ होता है, जो आगे हमें वैल्यू देगा, जिससे हमारा कोई काम निकलेगा, हम उसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यहां भी वही है, क्या, जिस सिक्योरिटी से हमें जो मिलेगा उसी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। अरे ये राइट साइड में ये सब क्या है, यही तो मिल रहा है, डिविडेंड ही तो है। प्रेजेंट वैल्यू निकाली, जो निकल के आया वही क्या है, उसका प्राइस है। मतलब भविष्य में मुझे जितने बेनिफिट मिलेंगे उसकी मैं आज की कीमत निकाल के जोड़ ले रहा हूं, वही तो हो गया ना वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। चाहे वो इंडेफिनेट हो चाहे वो डेफिनेट हो, सब में किया तो यही काम, भविष्य में मुझे जो मिलेगा मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, थंब रूल हो गया। समझ आई बात। फिर आगे यहां देखो, भविष्य में जो मिलेगा मुझे हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बता देंगे। बोलो कोई डाउट। तो अब मान लो आपके पास कोई है कहे इक्विटी शेयर की वैल्यू निकाल के बता दो, तो हम कहेंगे बिल्कुल बता देंगे, कैसा भी इक्विटी शेयर हो बता देंगे, बस मुझे ये बताओ भविष्य में क्या क्या उससे मिलेगा, फ्यूचर की बातें बताओ, मैं तुरंत प्रेजेंट वैल्यू निकाल के देने को तैयार हूं। लॉजिक क्या है बेटा, भविष्य में हमसे हमें जिससे ज्यादा ज्यादा बेनिफिट है वो ज्यादा कीमती है, जिससे बेनिफिट कम है वो कम कीमती है। ये बात हुई ना। तो ये अपना पहला कंसेप्ट खत्म हुआ। यहां पे ये देखो 3 चीजें पढ़नी थी बेटा, एक पढ़ना था इक्विटी, एक प्रेफरेंस और एक डिवेंचर और बॉन्ड। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं प्रेफरेंस शेयर। लिखिए सब बच्चे, हेडिंग बनाइए। कौन सा कंसेप्ट होगा बेटा बताना, 5। हाँ बेटा लिखो, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो issued by companies to raise finance सेकंड इसी में आगे लिखिएगा, to raise finance company pays
fixed amount of dividend on preference share, preference shareholder are not the owner of company. इसमें लिखिए सिचुएशन 1, वैल्यूएशन ऑफ preference share when dividend is constant, having definite time period लिखिए इन दिस केस इक्वल अमाउंट is received by shareholder for few years. After that, shareholder sells the preference share and receive sale value. डन। चलो अब मुझे कुछ बताओ इसके बारे में, फिर आगे बढ़े। बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर बेटा कंपनी के ओनर्स होते हैं? कौन होता है ओनर? इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर ओनर नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात बताओ, इक्विटी का डिविडेंड तो प्लस फ्लक्चुएट करता है, क्या प्रेफरेंस का डिविडेंड अलग अलग होता है या एक बराबर होता है? हमेशा फिक्स होगा। अच्छा, अगली बात बताना जरा, प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है ये किस चीज पे कैलकुलेट होता है? मार्केट वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे? हमेशा फेस वैल्यू पे। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में क्या दिया होगा? मार्केट वैल्यू। तो जब भी निकालेंगे तो किस पे निकालेंगे? फेस वैल्यू पे। ये बात लिखो आगे, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट में लिखिए, प्रेफरेंस डिविडेंड equals to face value multiplied by rate of dividend. जब भी डिविडेंड निकालेंगे तो फेस वैल्यू पे ही निकालेंगे। यार बेटा, अच्छा अब बेटा सारा लॉजिक वही है। अभी मैंने क्या बताया था, कैसे कैलकुलेट करोगे किसी चीज का वैल्यूएशन? भविष्य में जितने मुझे फायदे होंगे उसी के क्या निकाल लेंगे, तो वही क्या हो जाएगा? वैल्यू। तो अब ये बताओ, इस सिचुएशन में है क्या? डिविडेंड तो कांस्टेंट है, और लेकिन लाइफ कैसी है? निश्चित है। मान लो 4-6 साल डिविडेंड मिलेगा, तो पहले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, छठे साल ये अपना शेयर बेच देंगे, तो जितने में बेचेंगे वो मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए लिखा है बेटा, मिस्टर एक्स इज कंसिडरिंग परचेजिंग 12 ईयर 10% 100 पार वैल्यू प्रेफरेंस शेयर। अब यही देख लो कितने का है। प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 100 रुपए है,
रेट ऑफ डिविडेंड 10% है, लाइफ कितनी दे रखी है 12 ईयर्स की। अच्छा आगे बढ़ो। द रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन मेच्योरिटी इज 120। इसकी जो रिडम्पशन वैल्यू है वो कितनी है बेटा 20 रुपीज। मिस्टर एक्स रिक्वायर्ड रेट इज 10.5%। कैलकुलेट करेंट मार्केट प्राइस। कैलकुलेट करेंट मार्केट प्राइस। तो अब हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ये हो जाएगा फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का डिविडेंड हो गया 10 रुपए। और अब निकाल लिया प्रेजेंट वैल्यू या करेंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले साल 10 रुपए मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली 10.5% पे। फिर सेकेंड ईयर ऐसे करते करते बेटा लास्ट ईयर मिलेगा 12वें साल, और 12वें साल ये 120 रुपए में अपना शेयर बेच देगा। या नहीं भी बेचेगा तो बताओ इक्विटी शेयर क्या बेटा रिडीमेबल होता है? बोलो सब लोग, इक्विटी शेयर रिडीमेबल होता है कि इररिडीमेबल? इक्विटी शेयर रिडीमेबल होता है कि इररिडीमेबल? हमेशा इररिडीमेबल। लेकिन प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कैसा होगा? रिडीमेबल इररिडीमेबल दोनों। कौन सा बेटा? दोनों। अब सुनो, ये अपने लॉ से मत मैच करना। लॉ में क्या पढ़ा है? प्रेफरेंस शेयर कैसा होगा? ऑलवेज रिडीमेबल। लेकिन हम लोग जो एफएम पढ़ रहे हैं वो लॉ से नहीं कनेक्ट करना। ये बताओ कंपनीज एक्ट 2013 में रिडीमेबल होगा, कंपनीज एक्ट 1956 में इररिडीमेबल होता था? होता था। तो जो इररिडीमेबल इश्यू हुआ होगा वो खत्म थोड़े ना हो जाएगा, वो तो एग्जिस्ट करेगा ना। तो कल को आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन करोगे तो आपके सामने दोनों आ सकता है ना, रिडीमेबल भी और इररिडीमेबल भी। तो यहां हम लोग दोनों पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली होता कौन सा है? केवल रिडीमेबल। तो अभी हम लोग ये रिडीमेबल करने जा रहे हैं, तो आओ निकलते हैं। अब ये मैं एक लाइन नीचे लिख रहा हूं, इसको कौन कौन बच्चे समझ रहे हो? सही है? अच्छा, अब खुद से निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर, और खुद से निकालो दूसरा वाला। मैं फ्रीज कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर मैच किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगाना है, ट्रिक मैंने बताई हुई है। बताओ फिर से। सामने देखो कैसे बताया था, 1 डिवाइडेड बाई 1.105, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जीटी वाला बटन कितना आया? 6.6, नहीं 50, 6.650। ठीक है? और तो ये देखो यही मैंने लिखा है 6.650, और फिर ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, आंसर आ गया।
डन, आगे बढ़ो नेक्स्ट। ये तो रेडीमेबल था, इरेडीमेबल में क्या होगा, इसी पे यहीं लिख लो बेटा, सिचुएशन 1 पे यहीं कहीं लिख लो, ये रेडीमेबल था। और अब सिचुएशन 2 में करने जा रहे हैं इरेडीमेबल। वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैविंग कांस्टेंट डिविडेंड बट इनडेफिनेट लाइफ। अब बताओ इनडेफिनेट लाइफ का मतलब क्या हुआ, फिर से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जीपी, जीपी का मतलब वो वाली ट्रिक, एग्जाम में किससे करोगे, ट्रिक से करोगे ना। हाँ बेटा चलो लिखो। in this case investor will receive dividend up to perpetual but investor cannot sold preference share, so there is no sale value. पिछले में डिविडेंड वो शेयर बिक भी गया था, यहां पे बिकेगा नहीं। ठीक है, सॉल्व करें। अब ये देखो, अगर बिकेगा नहीं, 2 मिनट देख लेना, अगर नहीं बिकेगा तो बेटा ऐसे नहीं हो गया, ये जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कराया था, 100 रुपए मिलेंगे इनफाइनाइट ईयर तक। तो हम लोगों ने एक तो जीपी से लगाया था, आखिरी में ट्रिक बनाई थी, एनुअल कैश फ्लो को किससे डिवाइड कर दो, डिस्काउंट रेट से, आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, तो उसी से आ जाएगा डायरेक्ट। आ जाइए इस चैप्टर पे निकाल लेते हैं 6 क्वेश्चन का आंसर। देखो स्क्रीन पे बेटा, कहता है अब प्रेफरेंस शेयर पेज ₹10 डिविडेंड एनुअली अप टू परपेचुअल। 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा कब तक, हमेशा के लिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिया है 10% का। तो अब आइए लिखिए, प्रेजेंट वैल्यू हो गई 10 डिवाइडेड बाई, ये समझने के लिए लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं था। और इसको हम करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये आ गया 100 रुपए। डन बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर में 2 ही केस बनेगा, कौन कौन सा किया, पहले में क्या था, लाइफ निश्चित थी, अरे 2 ही होते हैं, एक रिडीमेबल दूसरा, तो दोनों कर डाले। अच्छा अब आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, डिवेंचर एंड बॉन्ड। कंसेप्ट नंबर 6 लिखिए, वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड।
दोनों एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन एक जैसे होती है, इसलिए हमारे लिए दोनों एक बराबर है। ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, बताओ। बेटा सब लोग देखो मेरी तरफ, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीनों अलग अलग हैं या एक ही है? चेक, डिमांड ड्राफ्ट, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, हुंडी, नेगोशिएबल में पढ़ते हो ना, ये सब अलग अलग हैं कि एक ही है? ऐसे तो अलग अलग है, लेकिन जब हम लोग इसकी अकाउंटिंग करते हैं तो बी आर लिख के छोड़ देते हैं ना, अगर मिलना है तो, और देना है तो बीपी। हमें फर्क नहीं पड़ता वो क्या चीज है। वैसे यहां पे एफएम में क्या, डिवेंचर है या बॉन्ड, दोनों का नेचर एक जैसा। पहले आप खरीदोगे, खरीदने पे क्या होगा, एक रेट से आपको लगातार इंटरेस्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, है ना। अच्छा, तो दोनों का नेचर सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस करता है क्या? बताओ, डिवेंचर कितने प्रकार का हो सकता है? रिडीमेबल या इररिडीमेबल हो सकता है? बॉन्ड चलो अब फिर से बताता हूं, देखो फिर से सारी नॉलेज, फिर अपने एफएम में जो पढ़ना है। देखो एफएम में तो सब होगा, रिडीमेबल भी होगा, इररिडीमेबल। प्रैक्टिकली क्या होता है, लॉ में क्या पढ़ा है, लॉ में आपने पढ़ा है डिबेंचर हमेशा रिडीमेबल होगा। कैसा होगा? लेकिन अब जो पुराने इररिडीमेबल हैं वो अभी एग्जिस्ट करेंगे ना, अगर वो कंपनी चलेगी तो। नेस्ले कंपनी कितनी पुरानी, 132 साल के ऊपर हो गया। तो अगर इन्होंने कोई इररिडीमेबल डिबेंचर इशू किया होगा कभी, तो वो रहेगा ना, जब तक कंपनी है तब तक रहेगा। बताओ, तो आप कल को आप मार्केट रेगुलेट करोगे, मार्केट में आप जाओगे वैल्यूएशन करने, तो ऐसा आपके सामने ऐसा शेयर पड़ सकता है डिवेंचर ना, तो आपको दोनों पढ़ा जाएगा। कौन कौन सा, रिडीमेबल एज वेल एज, बोलो ये बात समझ में आई? अच्छा अब फिर से सुनो मेरी बात, क्या डिवेंचर कितने टाइप का होता है? जब कोई पूछे तो क्या बताओगे, केवल रिडीमेबल, क्या बताओगे? लेकिन एफएम के लिए डिवेंचर कैसा होगा, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल बोथ। प्रैक्टिकली कौन सा होता है, एज पर लॉ। अब आओ बॉन्ड पे, बॉन्ड के बारे में शायद पढ़ाई तुम लोग करते हो कम। बताओ बॉन्ड कितने टाइप का होगा, मैं बताता हूं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल बोथ। क्या क्या बेटा? ठीक है, ये बात समझना, अगर लॉ में नहीं पढ़ी है तो दिमाग में रखना। इररिडीमेबल बॉन्ड अभी तक इश्यू होते हैं। टाटा पावर का बॉन्ड आया हुआ है इररिडीमेबल, अभी थोड़े दिन पहले आया था, समझ आया? इररिडीमेबल बॉन्ड अभी भी, डिवेंचर नहीं आता, बॉन्ड आता है। समझ आई बात सबको? तो इररिडीमेबल बॉन्ड आते हैं। बोलो इतनी बात समझ आई सबको? अच्छा अब बताओ फिर से, डिवेंचर कितने प्रकार का होता है लॉ के हिसाब से, एफएम के हिसाब से? रिडीमेबल, बॉन्ड कितने टाइप का होता है, रिडीमेबल, लॉ के हिसाब से भी और एफएम के हिसाब से भी। यहां तक ठीक है? तो अब आगे तो सब जोड़ गाट के एक ही जैसे तो हो गए डिवेंचर और बॉन्ड। बस बॉन्ड में एक फर्क है, क्या? लॉ में आपने पढ़ा है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, पढ़ा है? क्या होता है जीरो कूपन बॉन्ड? उस पर ब्याज जीरो मिलता है, इंटरेस्ट रेट कितना होता है? अब तो आदमी खरीदेगा क्यों? हाँ, 100 का बॉन्ड 30 रुपए में देंगे, रिडीम करेंगे 150 पे, तो 100 की चीज 300 में मिली और वापस कितने मिलेंगे, 150, तो आदमी खरीदता है। तो अब कुल मिला के क्या पढ़ना है, देखो मैंने सब समराइज कर दिया। जब ये पढ़ाई करेंगे हम लोग तो एक रिडीमेबल एक इररिडीमेबल, जब ये दोनों पढ़ लिया तो उसी में डिवेंचर भी आ गया, बॉन्ड भी आ गया, दोनों आ गया। फिर बॉन्ड का एक अलग वाला केस, कौन सा? जीरो कूपन बॉन्ड वाला, जीरो कूपन बॉन्ड वाला, ठीक है? अच्छा बताओ, अब और भी केस है वो करते हुए। डिवेंचर बेटा जो रिडीमेबल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रिडीमेबल वाले कुछ ऐसे होते हैं जिनका पैसा आखिरी में दिया जाता है, कुछ थोड़ा थोड़ा हर साल रिडीम करते रहते हैं ना, ठीक है? तो वो सब आने वाला है। चलो अब शुरू करते हैं, आइए। हाँ अब बताओ, डिवेंचर का इंटरेस्ट किस वैल्यू पे मिलता है, मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू? ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, ये बात ध्यान रखना। चलो लिखिए इसमें सिचुएशन 1, वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर having constant interest
and definite time period. ठीक है, अब सुनो बेटा, अपना फॉर्मूला एक ही है। मैंने क्या बोला था, फ्यूचर बेनिफिट जितने होंगे उसकी क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, वही क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू। समझ आ रहा है? चलो आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिए स्क्रीन पे, पढ़ो क्या लिखा है। अब पार ₹1000 पार वैल्यू बॉन्ड बियरिंग कूपन रेट 14%, तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट कितना हो गया, 14% का, और उसकी पार वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 1000 रुपए की है। मेच्योर्स आफ्टर 5 ईयर, बेटा 5 साल बाद मेच्योर हो जाएगा, तो रिडीमेबल हो गया ना। जिस डिबेंचर की लाइफ है वो कैसा है, रिडीमेबल, जिसकी लाइफ नहीं है वो कैसा है, इररिडीमेबल। अच्छा आगे पढ़ो। रिक्वायर्ड रेट इज 13%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, रिडम्पशन वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 1000। अब जरा 2 मिनट सोचो सब बच्चे, बताओ कितने साल इसकी वैल्यू है, 5। तो अगर कोई 1000 रुपए का डिवेंचर खरीदता है तो 14% का ब्याज मिलेगा, तो 140 पहले साल, 140 दूसरे साल, ऐसे करते करते 5 साल तक कितना मिलेगा, 140। और 5वें साल फिर बेटा 1000 रुपए अपने मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि 1000 रुपए पार पे ये लोग रिडीम कर रहे हैं ना, तो इसी की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ऑलरेडी कर चुके हो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग कूपन रेट का मतलब हो गया इंटरेस्ट रेट, पार वैल्यू का मतलब हो गया फेस वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 7 में प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी 140, 1 प्लस 0.13, 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 5 साल हो गया, 5वें साल अपना भी पैसा वापस, 1000 रुपए वो भी वापस हो गया। अब इसको हम लिखते हैं 140 मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 13%, 5 ईयर, प्लस 1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 13%, 5 साल।
ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला सिचुएशन 2। Valuation of debenture having constant interest and perpetual life. लिखिए, in the given case investor will receive interest up to perpetual these debentures or bonds are not redeemable so there is no maturity value in India. Perpetual bond are issued by many companies like Tata Power, Bharti Airtel, etc. अब कैलकुलेशन वाइज तो एकदम आसान है। इंटरेस्ट इसका है हर साल का एक बराबर और इनफाइनाइट के लिए जीपी बन गई। ठीक है, तो कैलकुलेट करने में तो कुछ है ही नहीं। जरा 8 नंबर क्वेश्चन पे आना। देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है बेटा। A bond pays 90 rupees interest annually up to perpetuity. What is its value? Discount rate is 10%. तो B0 शेयर के प्राइस को हमने लिखा था P0 से, बॉन्ड या डिवेंचर के प्राइस को हम लोग लिखेंगे B0 से। B0 बराबर लॉजिकली लिखे तो 90 0.10 की पावर 1, 90 0.1 प्लस 0.10 की पावर 2, ऐसे जाएगा इनफाइनाइट तक। और जो फॉर्मूला डेरिवेट किया था उससे लगा ले तो हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 0.10, दैट इज 900 रुपीज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट 7 में ये काम किया था। डन बेटा। चलो अब जो कराने जा रहा हूं वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखो सिचुएशन 3, 2 सिचुएशन और बची है फिर चैप्टर खत्म। लिखिए वैल्यू ऑफ डिवेंचर
और बॉन्ड हैविंग डेफिनेट लाइफ and having definite life, but principal is repaid every year. Principal is repaid every year. लिखिए, in the given case, investor will receive principal amount of loan as well as interest every year. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9A पे। क्वेश्चन नंबर 9A पे चलो देखो बेटा, ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसको समझिएगा। देखो लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोजिंग टू सेल 5-year बॉन्ड ऑफ ₹5,000 एट 8% पर एनम। अब ये बताओ, जो बॉन्ड है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 5,000 है। फिर लिखा है आगे, the bond amount will be amortized equally over its life, or what is bond's present value for the investor if he expects minimum rate is 6%, 6% का रेट है। चलो देखो, देखिए क्या लिखा है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया 5 साल का बॉन्ड जो कि 5,000 का है, 8% का उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। द बॉन्ड अमाउंट विल बी अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर इट्स लाइफ। अब इसका मतलब जान रहे हो क्या है? देखना, फेस वैल्यू तो ये है। अब यहां पे बेटा अगर यहां हम निकालें प्रिंसिपल रीपेमेंट, तो ये हो जाएगा 5,000 है और 5 साल इसकी लाइफ है, तो ये कितना हो गया? 1,000। 1,000 द बॉन्ड अमाउंट, व्हाट इज द बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर। ठीक है, अब इसका मतलब सुन लो क्या है। देखो ऐसे, जैसे ये ईयर है, ये बॉन्ड की फेस वैल्यू है, ये रिडम्पशन है। देखो बेटा, पहले सबसे पहले सब बच्चे देखना, पहले 1,000 रुपए का बॉन्ड इश्यू हुआ, सॉरी 5,000 का बॉन्ड इश्यू हुआ। अब कंपनी ने क्या बोला है? कंपनी ने कहा है कि हम इसको रिडीम करेंगे। कैसे? कहते हैं पहले साल इसमें से इसका 1/5 रिडीम कर देंगे, तो अब कितना रह जाएगा? 4,000 बेटा। मतलब 5,000 का तो ये है, इसमें से 1,000 रिडीम कर दिया गया, तो ये बचा 4,000 का।
फिर क्या होगा, सेकेंड ईयर 1,000 फिर रिडीम कर देंगे, कितने का बचेगा, 3,000 का। फिर 1,000 और रिडीम कर देंगे, तो ये बचा हम लोग के पास 2,000 का। 1,000 और माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 1,000 का, और 5वें साल पूरी पेमेंट हो जाएगी तो डिवेंचर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। अब सोचो इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, तो इन्वेस्टर को दो चीज मिलेगी। पहला, 1,000 रुपए ये मिलेंगे, ब्याज अलग मिलेगा, समझ है, 1,000 ये अलग से मिलेगा और इंटरेस्ट अलग से मिलेगा। तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना। मैंने आपको लॉजिक क्या दिया है, भविष्य में जो मिलेगा उसी की आज की कीमत निकाल लेंगे, यही क्या हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, समझ है। तो अब प्रेजेंट वैल्यू हम लोग, अच्छा इसी के नीचे अगर मैं निकाल लूं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे दोगे, इंटरेस्ट बेटा फेस वैल्यू। तो आइए अब यहां पे निकालते हैं वो, पहले इतना लिखो फिर मैं इंटरेस्ट बताता हूं। अब आइए, अगर मैं यही इंटरेस्ट निकाल दूं, यहां जगह होगी तुम लोग के पास कि नीचे लिख दें, नहीं है तो नीचे लिख लेना, है तो ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये ऐसे होगा, देखो ये हो गया ईयर, और यहां पे फेस वैल्यू, और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट। देखो बेटा, पहले तो डिवेंचर इश्यू हुआ, तो पहले साल के आखिरी में 5,000 पूरा बचा था, तो 5,000 पे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 400 रुपए। सेकेंड ईयर क्या होगा, 1,000 इसमें से रिडीम कर देंगे, कितना बचेगा, 4,000। तो जो कंपनी पैसा अपने पास रखती है उसी पे मिलता है इंटरेस्ट, जो वापस कर देगी उस पर थोड़े ना देगी। तो 4,000 का 8%, 320 रुपए, और फिर 3,000 का 8%, 2,000 का 8%, 160, और 1,000 का 8%। तो ये तो इंटरेस्ट मिलेगा, और ऊपर 1,000 रुपए और। तो यहां लिखा टोटल कलेक्शन ईयर बाय ईयर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल। एक 1,000 रुपए तो हर साल मिलेगा प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोगों ने 400, 320, 240, 160 और 80, टोटल कर लो 1,400, 1,320, 1,240, 1,160, 1,080। अब इसी की हम लोग निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6% का,
क्लियर है? चलो लास्ट। अब इसमें लिखिए सिचुएशन नंबर 4। वैल्यूएशन ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड या इसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। लिखिए डीप डिस्काउंट बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड are those bond which do not pay any type of interest. They only paid pay maturity value. Present value is calculated as ठीक है, हो गया। अब ये देखो बेटा,
बताओ ये कैसा बॉन्ड है, डीप डिस्काउंट या जीरो कूपन बॉन्ड। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, जितने इंटरेस्ट हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर उसमें फिर आखिरी में जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। भाई अगर ये जीरो कूपन बॉन्ड ना होता तो हमें हर साल इंटरेस्ट मिलता बेटा। अगर इसकी निश्चित लाइफ है तो एन ईयर तक हमें इंटरेस्ट मिलता। तो एक तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते, के डी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, के डी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट। डेट की कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट। डेट की कॉस्ट क्या होती है, तो वो इंटरेस्ट समझ लो लिखा हुआ है। और ये आखिरी में मैच्योरिटी वैल्यू को इससे डिवाइड करते। अब ये कैसा बॉन्ड है, डीप डिस्काउंट या जीरो। तो इंटरेस्ट जीरो, इंटरेस्ट जीरो, इंटरेस्ट जीरो। तो इन सब चीजों को कोई मतलब ही नहीं रहा, यही तो बचेगा आखिरी में। तो इसका फॉर्मूला हो गया P0 बराबर मैच्योरिटी वैल्यू अपॉन 1 प्लस के डी टू द पावर n। समझ है, मैच्योरिटी वैल्यू को बोलते हैं रिडीमेबल वैल्यू। अब तुम लोगों ने डिबेंचर में बहुत सारी चीजें पढ़ी है, रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम, एट तमाम सारे केस बनते थे ना। तो जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता था तो हम लोग क्या मान के चलते थे, रिडीमेबल एट पार। तो हम लोग के क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो क्या अज्यूम करके चलोगे, ऑलवेज रिडीमेबल एट पार। जरा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सब लोग। पढ़ो क्या लिखा है। सपोज वी आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग अ जीरो कूपन बॉन्ड दैट मैच्योर्स इन 5 ईयर। 5 साल बाद मैच्योर होगा। फेस वैल्यू 1000 की है। इफ दीज बॉन्ड्स आर प्राइस्ड टू यील्ड 10%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। अब बताओ बेटा ये बॉन्ड किस पे रिडीम होगा, रिडीमेबल वैल्यू बताओ मुझे। रिडीमेबल वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि नहीं, तो मैंने क्या बताया, नहीं दी होगी तो रिडीमेबल एट पार। तो 1000 का 1000 मिलेगा, ठीक है, 1000 का 1000 मिलेगा। तो अब ये देखो ऐसे, अब फॉर्मूला तो यही है ना, ऊपर लिखा जाता है रिडीमेबल वैल्यू, तो वो हो गई 1000 और 1 प्लस के डी की पावर n। तो ये बेटा दिया है 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो आंसर आ गया B0 इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर में 5। 1000 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0.10 की पावर में 5। 1000 इंटू 0.625 और ये आ गया 621। ये 621 आ रहा है कि 5 आ रहा है, 5। तो यहां भी 5 आएगा ना, 1 है, ठीक। तो बेटा ये चैप्टर हो गया खत्म, आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एफएम वाली क्लास में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर।